लास्ट क्लास में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। इस चैप्टर में काफ़ी कुछ चीज़ें हम पढ़ चुके थे, ठीक है? जैसे हमने एग्रीकल्चर के बारे में समझ लिया था, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में समझ लिया था, ठीक है? फिर हमने टाइप ऑफ फार्मिंग देख ली थी, जिसमें हमने प्रिमिटिव सब्सटेंसिव फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सटेंसिव फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, इसी में हमने प्लांटेशन को भी समझा था कमर्शियल फार्मिंग के अंदर, ठीक है? फिर ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी कि हमने जब बात की थी प्रिमिटिव सब्सटेंसिव फार्मिंग में, तो हमने कहा था ये एक तरीके से ये जो पुरानी टेक्निक थी उसके माध्यम से या उसके तरीके से क्या है फार्मिंग की जा रही थी। जिसमें हमने बताया था कि जो पुराने टूल्स हैं जैसे लकड़ी के हल है, लकड़ी की छड़ी है, उनमें क्या है उनसे क्या किया जा रहा था, उनसे क्या है फार्मिंग की जा रही थी, ठीक है? तो हमने ये चीज़ें देख ली थी। फिर इसी में मैंने एक और बताई थी, एक और प्रैक्टिसेज़ जो आज भी दुनिया में की जा रही हैं, जिसको हम क्या कह देते हैं स्लैश एंड बर्न। स्लैश एंड बर्न मतलब क्या एक प्रैक्टिसेज़ है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम जो फॉरेस्ट है या जो लैंड पैच होता है, जो फॉरेस्ट एरिया होता है, उसको हम क्या काटते हैं और फिर या ट्राइब्स जो हम बात करें, ट्राइब्स क्या है काटते हैं और उसके बाद उसपे उसको जला देते हैं। जलाने के बाद उसपे क्या है खेती करते हैं और खेती करने के बाद उसपे क्या होता है कि कुछ समय तक जब तक उसकी प्रोडक्टिविटी उस जो लैंड की प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है या उसमें हम कह लो कि उसमें जो न्यूट्रिशंस सही रहते हैं तब तक करते हैं। जैसे इसकी अगर हम कह सकें इसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती, वैसे ही वो क्या है इस पैच लैंड को छोड़कर आगे शिफ्ट हो जाती है। इसीलिए इसको शिफ्टिंग फार्मिंग भी कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न भी कहा जाता है और झूमिंग नाम भी दिया जाता है, ठीक है? तो ये अलग-अलग एरिया में अलग-अलग नाम है, ये भी हमने लास्ट क्लास में बताया था आपको। फिर मैंने ये सारी चीज़ें लास्ट क्लास में आपको बता दी थी, इसके चार्ट बनाया था आपने कि नहीं बनाया था? लगा लिया सामने? ठीक है। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग क्या होता है? तो मैंने बताया कि जब देश की आज़ादी के बाद देश में क्या हो पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ी, पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को नहीं प्रोडक्ट कर या हम कह सकते हैं कि फार्मिंग नहीं कर पा रहे थे या हम क्रॉप का कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे थे। तो फिर क्या हुआ उसके बाद हमें क्या करना पड़ा कि जो फार्मिंग है, फार्मिंग के नए टूल्स लेकर आए, टेक्नीक के हम लेकर आए, जिसमें हमने बात की कि ग्रीन रेवोल्यूशन की। ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू हमने क्या किया कि हमने फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूरिया जैसे हम बात करते हैं, पेस्टिसाइड्स जो है, एचवाईवी सीड्स हैं, इनका यूज़ किया। इससे हुआ कि हम कम लैंड पर क्या कर रहे थे, बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर पा रहे थे। और इससे क्या हुआ कि जो अभी तक जो देश ऐसा देश जो भारत की बात करें, तो जो अपने लोगों की नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहा था, ग्रीन रेवोल्यूशंस के बाद या मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अपनाने से क्या है एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा और हम सरप्लस में प्रोडक्शन करने लगे। यानी जो हमारी नीड्स थी उसको तो हम फुलफिल कर ही रहे थे। बाद में और उससे भी अधिक हम प्रोडक्शन करने लगे। इसके बाद हमने क्या किया हमने उसका ट्रेड करना शुरू किया बाहर के देशों की और हमें इससे क्या है फॉरेन एक्सचेंज भी आने लगा। ठीक है? तो ये भी बताया था मैंने आपको। फिर हमने कमर्शियल फार्मिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं या कुछ एरिया ऐसे हैं जिनका मेन उद्देश्य क्या है आप ये देख लो कि वो क्रॉप का कल्टीवेशन सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो क्या उससे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। हालांकि वहां की जो लैंड है वहां का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो उस क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए सुटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स को कमाने के लिए पैसा कमाने के लिए क्या कर रहे हैं वहां के लोग वहां के जो किसान है वो क्या कर रहे हैं वो इसको क्या है कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, इन रीजन में अगर हम बात करें तो जो राइस है, वो कमर्शियल फार्मिंग में नहीं आता बल्कि वो सब्सटेंसिव फार्मिंग में ही आ जाता है, ठीक है? लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी वाले जो इलाके में राइस का जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो किसमें आ जा रहा है? वो कमर्शियल फार्मिंग। क्योंकि रीजन बीइंग ये है कि वहां पर वो क्लाइमेटिक कंडीशन भी नहीं है, वहां की सॉइल भी अच्छी नहीं है और वहां पर वो एक तरीके से वो आइडियल कंडीशन नहीं होती जहां पर जिस जगह पर सॉइल का कल्टीवेशन सॉरी राइस का कल्टीवेशन करें। तो इस वजह से ये हायर मनी कमाने के लिए ज्यादा पैसा कमाने के लिए ये क्या है इस चीज का फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है? क्लियर बात ये तो ये भी मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। फिर प्लांटेशन मैंने बताया था कि प्लांटेशन क्या होता है विद इन अ 1 ईयर एक लार्ज एरिया पर क्या सिर्फ एक ही क्रॉप का कल्टीवेशन कर रहे हैं उसे हम क्या करें प्लांटेशन कह रहे हैं। ठीक है? यहाँ पे देखो इन दिस टाइप फार्मिंग ऑफ अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया, फॉर एग्जाम्पल टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना। ठीक है? ये ऐसी क्रॉप्स होती है जिनको ग्रो करने में मिनिमम 1 साल लगता है। जैसे शुगर केन की बात करें, बनाना की बात करें, ठीक है? और एक बात ये भी है कि ये जो जितने भी ये जो प्लांटेशन वाले जितने भी ये क्रॉप्स होती हैं, ये रॉ मटेरियल के फॉर्म में भी यूज की जाती है। ठीक है? ये भी बात याद रखना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में क्लियर कर दी थी। अब हम क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में बात करने वाले थे। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो यहाँ से होने वाला है। ठीक है? अब सबसे पहले ये बात समझेंगे कि जब हम क्रॉपिंग पैटर्न की बात कर रहे हैं, तो एक चीज ये समझना है कि भारत में अलग-अलग सीजन अलग-अलग क्लाइमेटिक कंडीशन या हम कह सकते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन एक ही जैसी, लेकिन सीजन अलग-अलग है। क्योंकि हमारे यहाँ सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल दोनों ही रीजन पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है? क्या हाँ, जस कैसे? छोटी सी मिस्टेक है। देखो,
क्यों नहीं आता? वही तो जरूरी है, ये अर्थ है। ठीक है, इस अर्थ में क्या है कि जैसे अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम बात करें, ये क्या है, इक्वेटर क्या है, 0 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, इक्वेटर ही बोलते हैं। ठीक है, इक्वेटर ही बोलते हैं। ठीक है, 0 डिग्री। ठीक है, इसके ऊपर यहां पर क्या होता है, 0 डिग्री के ऊपर यहां पे तो अब कितना होता है, क्या होता है, और 23, पूरी चीज बोलो, 23 हाफ डिग्री है ना, और ये क्या होता है 23, और यहां पर ऊपर और होता है, और क्या होता है 66। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। आर्कटिक सर्कल सब गायब है, ये नॉर्थ होता है, और यहां पर क्या होता है, हाँ साउथ होता है ये, और यहां पर 90 डिग्री, हाँ नॉर्थ पोल। ठीक है, और ये 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर क्या है देखो, ये अलग अलग इक्वेटर है। अब इन इक्वेटर का क्या है, कुछ बेल्ट बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम कुछ जोन बने, जैसे अगर हम बात करें 0 डिग्री से लेकर 5 to 7 डिग्री नॉर्थ। अब ये 5 है या 7 है इसके चक्कर मत पड़ो, बस ये जान लो कि ये 5 to 7 डिग्री नॉर्थ, और इसी तरीके से साउथ में भी 5 to 7 डिग्री साउथ। ठीक, ये जो पूरा जोन बन रहा है, ये जो ये इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन या इक्वेटोरियल जोन। इसके दो नाम होते हैं क्योंकि इक्वेटर है, इसलिए इसका एक तो नाम हो गया इक्वेटोरियल जोन, और दूसरा नाम होता है ट्रॉपिकल जोन। क्या होता है, ट्रॉपिकल जोन। अब यहां पर एक चीज बता दें, इस ट्रॉपिकल जोन में सिर्फ क्लाइमेट होता है, सीजन नहीं होते। हमेशा आती है। सबसे बड़ी बात यह होती है ना कि ये जो रीजन है ना, इस रीजन में टेम्परेचर हमेशा ज्यादा रहता है। दूसरी बात, इस रीजन में 3 से लेकर 4 बजे के बाद, 3 से 4 के बीच में हमेशा रोज बारिश होती है, पर डे। और वो जो बारिश होती है बहुत मूसलाधार, मूसलाधार का मतलब होता है कि बहुत तीव्र गति से बारिश होती है। ठीक है, तो ये लगभग 3 से लेकर 4 पीएम तक होती है। ठीक है, इसलिए इसको 4 पीएम रेनफॉल भी कहा जाता है। यहां पर जो रेनफॉल होती है उसको 4 पीएम रेनफॉल भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात देखो, 2-3 चीजें मैंने बता दी। पहला रीजन तो यहां पर सीजन नहीं पाया जाता, एक जैसा क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब यहां पर आपको सेम क्लाइमेटिक कंडीशन होगी। सुबह जैसा है एक दिन आज है, वैसा ही कल भी होगा, वैसे ही परसों भी होगा, पूरे साल भर सेम वैसे होगा। दोपहर में जैसा आज है वैसे ही कल भी होगा, वैसे ही परसों भी होगा, वैसे ही सेम। मतलब यहां पर किसी तरीके कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे आपको। सुबह जब आप उठोगे तो हल्की हल्की ठंड होगी, हल्की सी। ठीक है, जैसे सूर्य निकलना शुरू होगा वैसे गर्मी बढ़नी शुरू होगी, और 12-1 बजे तक बहुत ज्यादा गर्मी होगी। 2 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास बारिश शुरू हो जाएगी, फिर मौसम हल्का ठंडा होगा। फिर इसके बाद 3-4 बजे तक बारिश बंद हो जाएगी, फिर इसके बाद धीरे धीरे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, और ह्यूमिडिटी की वजह से क्या है, आपको क्या है, ठंड हो जाता है। तो सेम प्रोसेस क्या है, पूरे साल भर होता है। इसीलिए पता है इसको क्या बोला जाता है, इसको डोल ड्रम पेटी भी कहा जाता है। रुको, डोल ड्रम का मतलब होता है यहां पर जो हवाएं चलती है ना, वो बहुत शांत होती है, बहुत ज्यादा शांत होती है। तो यहां पर हवाएं बहुत शांत होगी, ज्यादा तेज नहीं चलती हैं, नॉर्मल चलती हैं। इसको डोल ड्रम पेटी यानी शांत पेटी कहा जाता है। समझ में आ गई? तो ये इक्वेटर हो गया। अब यहां पर तो मिटाते हैं, इसकी जरूरत है नहीं। ठीक, ये क्लियर हो गई। इसके बाद देखो, ये तो ट्रॉपिकल हो गया। इसी के बाद और एक रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं सब सब ट्रॉपिकल। कहां से कहां तक होता है, तो ये 23.5 डिग्री से लेकर अगर हम बात करें 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। ये साउथ नहीं होगा, दोनों ही नॉर्थ होगा। क्यों? बिल्कुल सही बात है ना, यही पूछना चाह रहे। और यहां पर क्या होगा, 30 डिग्री दोनों में ना। ठीक है, क्लियर बात ये। हाँ, तो ये जो जोन होता है ना, इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। ये जो बीच में, इसको क्या बोलते हैं, ये है, यहां पर हवाएं चलती हैं। यहां पर एक और टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, है ना, विंड सर्कुलेशन में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये रीजन छोड़ दो, जो समझा रहे हैं वो समझो बस। ये सब ट्रॉपिकल होगा। इसी तरीके से यहां पर जो होगा टेम्परेट होगा, फिर ऊपर पोलर होगा। ठीक है, तो भारत जो होता है ना, वो सब ट्रॉपिकल
और टेम्परेट दोनों ही रीजन में आ जाता है, क्योंकि 23 हाफ के ऊपर कौन सा रीजन है, टेम्परेट आएगा, और साउथ में क्या है, सब ट्रॉपिकल। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इसी वजह से क्या है, यहां पर देखो एक तो हमारे यहाँ क्या क्लाइमेटिक कंडीशन अगर आप देखोगे तो सीजन अलग अलग है, ठीक है। दूसरी बात यहां पर एक चीज समझो कि जो डायवर्सिटी है, कौन सी डायवर्सिटी, फिजिकल हो चाहे कल्चरल हो, फिजिकल का मतलब क्या माउंटेन, प्लेन्स, प्लेटू, डेजर्ट, सारी चीजें हैं। और अब इन जगहों पर क्योंकि इतनी फिजिकल डायवर्सिटी है तो हर जगह की क्रॉप अलग अलग होगी भाई। जैसे अगर हम बात करें तो डेजर्ट पे, तो डेजर्ट में वैसी क्रॉप कल्टीवेट की जाएगी जहां जिनको पानी की ज्यादा नीड्स ना हो, है ना, सनलाइट जिनको ज्यादा चाहिए, वैसी क्रॉप होंगी। तो अब वहां पर वैसी होंगी। अगर हम बात करें माउंटेन में, तो माउंटेन में वैसी क्रॉप को चाहिए हम ग्रो करेंगे जो हिली है, जो स्टोन या हम एकदम हार्ड रॉक पर भी क्या ग्रो कर जाए आसानी से। तो जैसे हम कॉफी है, चाय है, इनका कल्टीवेशन करते हैं, अगर हम बात करें। इस तरीके से हम प्लेन की बात करते हैं, तो प्लेन में क्या होता है, एलुवियल सॉइल होती है, तो उनमें हम वैसी क्रॉप को कल्टीवेशन करते हैं। अब प्लेन को भी हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं कि वेस्टर्न प्लेन अलग होगा, ईस्टर्न प्लेन अलग होगा, क्योंकि ईस्टर्न प्लेन में ज्यादा एलुवियल सॉइल है, वहां पर पानी ज्यादा है, तो वहां पर राइस का कल्टीवेशन करेंगे, वहां पर हम जूट का कल्टीवेशन करेंगे, शुगर केन का कल्टीवेशन करेंगे, कॉटन का कल्टीवेशन करेंगे। वेस्टर्न वाले अगर हम प्लेन की बात करें तो वहां पर पानी कम है, ठीक है, वहां की सॉइल की फर्टिलिटी भी थोड़ी कम है, तो वहां पर हम वीट का कल्टीवेशन करेंगे, वहां पर हम सरसों का कल्टीवेशन करेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें करेंगे हम, ठीक है, समझ में आ रही बात ये। तो इसी तरीके कल्चरल भी हमारे यहाँ डायवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कल्चरल डायवर्सिटी अगर हम बात करें नॉर्थ में अलग है, जम्मू कश्मीर का अपना अलग कल्चर है, तमिलनाडु का अपना अलग कल्चर है, वेस्ट की अगर हम बात करें तो गुजरात का अपना अलग कल्चर है, साउथ अगर हम ईस्ट की बात करें तो असम के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, अगर हम बात करें सेवन सिस्टर जिनको कहा जाता है, वहाँ अपना अलग कल्चर है। तो ये जो फिजिकल डायवर्सिटी, क्लाइमेटिक जो सीजनल डायवर्सिटी और ये जो कल्चरल डायवर्सिटी है, इसकी वजह से भारत में जो क्रॉपिंग पैटर्न है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट है। हर सीजन में अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न को अपनाया जाता है। देखो इन सब में सबसे बड़ा जो अगर हम डायवर्सिटी मेन रीजन है वो है क्लाइमेटिक, सीजनल, क्योंकि सीजन के अकॉर्डिंग ही क्रॉप का कल्टीवेशन किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि अमेरिका में कल्चरल डायवर्सिटी नहीं है, या हम बात करें तो ब्रिटेन में कल्चरल डायवर्सिटी वहां भी है, लेकिन वहां पर सीजन अलग अलग नहीं, वहां सेम सीजन होता है, एक जैसा क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, समझ में आ रही बात है। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि भारत में जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको हम 3 पार्ट में क्या है डिवाइड कर देते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो यहां पर देखो सबसे पहला है खरीफ, रबी, अब जायद। ये पहला दूसरा तीसरे से मतलब नहीं है, बस हमें ये समझना है कि ये 3 होते हैं। अब हम सबसे पहले समझते हैं खरीफ के बारे में, यहीं पर हम समझ लेते हैं। देखो सीजन में 2-3 चीजें याद रखनी है जब भी हम क्रॉपिंग पैटर्न को पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या क्या याद रखना है। पहला याद रखना है कि एक तो ये खरीफ का मतलब तो एक सीजन हो गई, सीजनल क्रॉप हो गई। हमें याद रखना होगा कि ये सो कब की जा रही है, इसका सोन पीरियड क्या है, दूसरा इसका हार्वेस्ट पीरियड क्या है, तीसरा इसमें कौन कौन सी क्रॉप कल्टीवेट की जा रही है। तुम्हारी बात ना। एक और चीज में याद रखो कि क्लाइमेटिक क्या है, यानी टेम्परेचर ज्यादा या कम वाली चीज होगी। फिर इसमें एक चीज और है, अगर हम बात करें तो एक रीजन होता है रीजन। अब देखो यहां पर ये हम अलग अलग जब क्रॉप पढ़ेंगे ना, ये दो चीजें जब हम अलग अलग क्रॉप पढ़ेंगे ना, तब हम ये दो चीजें बाद में देखेंगे। लेकिन अभी हमारे लिए 3 चीजें ज्यादा जरूरी है। जब भी हम कोई भी क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ रहे हैं तो उसे हमें देखना है वो कब शो की जा रही है, कब हार्वेस्ट की जा रही है, और उसमें कौन कौन सी क्रॉप होती है। ये 3 चीजें अगर हमने क्रॉपिंग पैटर्न में पढ़ लिया तो हमने क्या है, ये तीनों ही चीज समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही मेरी। तो मैं क्या कर रहा हूं कि जैसे खरीफ सीजन है, अब खरीफ जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको हमें पहले जानना होगा कि वो कब शो की जा रही है, कब उसकी कटाई यानी हार्वेस्ट कब की जा रही है, और उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है। अब जैसे जब हम खरीफ की बात करेंगे तो कुछ क्रॉप्स की बात करेंगे, जैसे राइस की बात करेंगे, शुगर केन की बात करेंगे, जूट की बात करेंगे, और ये 3 मेजर क्रॉप्स हैं जिनके बारे में हमें इंडिपेंडेंटली भी पढ़ना है, ठीक है, अलग एकदम स्वतंत्र तरीके से उसको पढ़ना है। बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं, देखो जैसे खरीफ की बात करें तो खरीफ का सोन पीरियड क्या है, तो इसको बेसिकली अगर हम बात करें तो इसको जो है अप्रैल से लेकर, ध्यान सुनते चलना, अप्रैल से लेकर मई के बीच में क्या किया जाता है, इसको शो कर दिया जाता है। अब ये सीजन अगर हम बात करें तो ये जो रीजन है, ये जो, ठीक है, ये क्या है, यहां पर क्या है, हल्की फुल्की बारिश शुरू हो जाती है। भारत में प्री मानसून जो आ जाता है, अगर हम बात करें प्री मानसून की, कब आ जाता है, हम्म, मार्च में।
9th में तुमने जो है क्लाइमेट वाला चैप्टर है वो अच्छे से पढ़ा नहीं है, ठीक है। प्री मानसून जो है वो मार्च में आ जाता है, ठीक है ना। समझ में? अब जब प्री मानसून आ जाता है तो हल्की फुल्की बारिश होने लगती है। प्री मानसून में लगभग 15% बारिश हो चुकी होती है भारत में। 100% अगर बारिश हो रही है, ध्यान सुनो, उसका जो है 15% जो बारिश है वो प्री मानसून से ही हो जाती है, ठीक है। क्लियर बात। अब यहाँ पे समझो कि ये जो शो पीरियड है, इसमें अगर हम खरीफ की बात करें तो अप्रैल मई में शो कर दिया गया। खरीफ की फसल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसको पानी बहुत ज्यादा चाहिए। सबसे पहली बात समझो कि जो खरीफ की फसल होती है, उन फसल को उगाने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अच्छा टेम्परेचर, ठीक है, लगभग 25-27 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस टेम्परेचर जो हमें चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, यहां इन जो क्रॉप को कल्टीवेट करने के लगभग लगभग अगर हम बात करें तो 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर के आसपास जो रीजन है जहां पर बारिश हो रही है, वहां पर ही क्या है, इन क्रॉप को कल्टीवेट किया जा सकता है। तो कुछ चीजें समझना है कि जब भी हम कभी भी कोई भी खरीफ क्रॉप के बारे में पढ़ें तो हमें ये याद होना चाहिए कि उसके लिए अच्छा खासा टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए। 7 तक भी हो चल जाता है। दूसरी बात याद रखना है कि हमें ये जो सॉइल की जो कल्टीवेशन जब भी हम करेंगे, जहां भी क्रॉप कल्टीवेट करेंगे, उस रीजन का टेम्परेचर लगभग कितना बता दिया, रेनफॉल कितना होना चाहिए, तो लगभग 150 से 200 डिग्री सेल्सियस यानी 150 डिग्री से लेकर अगर हम बात करें तो 200 डिग्री एनुअल रेनफॉल होनी चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर की हम बात करें, एनुअल रेनफॉल समझ में आ गई बात। क्लियर बात। ये दो चीज हो जाएंगी तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने सोन का पीरियड देख लिया। फिर हम हार्वेस्ट की बात करेंगे। देखो हार्वेस्ट कब किया जाएगा, मानसून जब आ रहा है तब इसको शो किया जा रहा है, और जब मानसून रिट्रीट होगा, जब मानसून वापस जाएगा, तब इसको क्या किया जाएगा, हार्वेस्ट किया जाएगा यानी काटा जाएगा। तो भारत में मानसून रिट्रीट कब होता है, तो फिर क्या होगा, कब काटा जाएगा, सितंबर टू अक्टूबर। जब मानसून रिट्रीट होगा, देखो बारिश जब होगी उस समय किसी भी क्रॉप को काटना आसान नहीं है। कटाई करोगे तो वो पानी भर जाएगा, बह जाएगा, आप नहीं उसको सही तरीके से। लेकिन जैसे ही मानसून रिट्रीट हो गया, नॉर्थ इंडिया से मानसून रिट्रीट हो गया, रिट्रीट होने के वापस चला गया, अब बारिश नहीं होगी, अब क्या है, खेत सूख चुके हैं, अब खेत सूख चुके हैं तो आराम से हम उस पर कटाई कर सकते। तो जैसे ही मानसून रिट्रीट होता है उसी समय क्या है, लास्ट सितंबर अक्टूबर में क्या है, ये जो है क्रॉप काटनी शुरू हो जाती है। तो अगर हम इसका हार्वेस्ट पीरियड की बात करें तो कब हो जाएगा, सितंबर टू, दो चीजें समझ में आ गई। अब देखो इसकी क्रॉप कौन कौन सी होगी, मेजर क्रॉप कौन कौन सी, तो बहुत सारी मेजर क्रॉप है, हमें 3-4 के बारे में पढ़ना है। पहला क्रॉप हम देखेंगे राइस के बारे में, ठीक। दूसरा हम देखेंगे जूट के बारे में। तीसरा हम देखेंगे शुगर केन के बारे में। ये 3 मेजर क्रॉप्स है जिन पर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जिन पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, लिखने को आ सकता है। क्या जूट्स के फीचर्स बताओ, राइस के फीचर बताओ, या शुगर केन के फीचर, ठीक है। क्लियर बात। ये तो ये समझ में आ गया खरीफ के बारे में। कब शो की जा रही है, अप्रैल मई में। हार्वेस्ट कब की जा रही है, सितंबर। अप्रैल मई कैसे याद रखोगे, जैसे ही मानसून आता है। अब वो मानसून कौन वाला, तो वो वाला नहीं, जून में आता है, वो वाला कौन, जो प्री मानसून आता है, ठीक है। बहुत सारे लोग बताते हैं मानसून, लेकिन उनको एग्जैक्टली ये नहीं पता होता कि किस मानसून की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो भारत में जो मानसून आता है वो जून के फर्स्ट वीक में आ जाता है, और भी कहाँ आता है, वो भी केरल के तट पर आ जाता है, जो मालाबार का जो तट है वहां आता है, पूरे भारत में नहीं आता। पूरे भारत में अगर हम बात करें तो जो नॉर्थ इंडिया में लगभग जून के सेकंड वीक के बाद आता है, लगभग 15 जून, 16, 20 या 20 जून तक क्या है, नॉर्थ इंडिया में भारत में आता है। कभी कभी डिले भी हो जाता है, अब उसका रीजन कुछ और होता है। लेकिन ये बात है कि भारत में जो मानसून है, जो जिसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून, वो साउथ वेस्ट मानसून कब आता है, तो वो जून के फर्स्ट वीक में मालाबार तट पर आ जाता है, कोस्ट पे आ जाता है। उसके बाद वो सेकंड वीक तक, अगर हम बात करें जून के सेकंड वीक की बात की अगर हम बात करें, तो भारत के नॉर्थ इंडियन प्लेन में आ जाता है। लेकिन भारत में उससे पहले भी मानसून आता है, जिसको हम प्री मानसून कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें हल्की फुल्की बारिश होती है, लगभग 15% जो है भारत के मानसून की बारिश हो चुकी होती है। तो उसी समय क्या किया जाता है, ये जो खरीफ क्रॉप है वो हार्वेस्ट, सॉरी ये क्या है, शो की जाती है। और इसको हार्वेस्ट यानी इसको काटा कब जाता है, तो जैसे ही मानसून रिट्रीट होता है, और मानसून सितंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से रिट्रीट होना शुरू कर देता है, और लास्ट सितंबर और या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक ये रिट्रीट हो जाता है। इसी वजह से कुछ कुछ रीजन में जो है क्रॉप, ये जो क्रॉप है खरीफ वाली, वो सितंबर के सेकंड वीक और थर्ड वीक में अगर हम बात करें तो उसको हार्वेस्ट किया जाने लगता है। कुछ रीजन में क्या है, वो अक्टूबर में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर देखो लिखा हुआ सितंबर अक्टूबर, क्योंकि कुछ रीजन में, जैसे अगर हम बात करें तो नॉर्थ इंडिया में कौन सा रीजन, तो बिहार है, यूपी है,
इन जगहों पर, या हम बात करें पंजाब है, हरियाणा, इन जगहों पर क्या होता है, इन जगहों पर जो है मानसून सितंबर के सेकंड वीक से ही रिट्रीट होना शुरू हो जाता है और कुछ जगहों पर अक्टूबर तक रिट्रीट हो रहा है। तो इसी वजह से उस समय अलग-अलग, ठीक है? क्रॉप की मैंने बात की तो ये अलग-अलग 3 मेजर क्रॉप है और भी बहुत सारी क्रॉप होती है। अब यहाँ पर देखो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, अलग-अलग क्रॉप। देखो पहले हम देखेंगे खरीफ के बारे में। मैंने बताया कि खरीफ कब शो की जा रहा है, तो अप्रैल एंड मई में शो की जाती है। कब हार्वेस्ट की जा रही है, तो सितंबर अक्टूबर में। अब इसकी मेजर क्रॉप देखो कौन-कौन सी है, तो पेडी। पेडी क्या होता है? क्या होता है? हाँ, तो होता क्या है? कह दो सर यही तो नहीं समझा पा रहे हैं। देखो पैडी का मतलब होता है जो राइस का जो पौधा होता है ना, जड़ से लेकर पूरा, उसको पैडी बोलते हैं। तो राइस बोला तो राइस क्या मतलब? राइस तो खाने वाला राइस है, तो पौधा बोला आपने? मतलब मैंने ये कहा कि जो उस देखो राइस का मतलब क्या है? राइस तो एक क्रॉप है ना, एक फसल है ना, उसको हम खा रहे हैं। पौधा अलग है ना ये वो। तो वो जो राइस का जो पूरा पौधा होता है, जड़ से लेकर ऊपर तक, उसको पैडी बोलते हैं, ठीक है? इसी में देखो मेज़ है, ज्वार है, बाजरा है, तुर है, मूँग है, कॉटन है, जूट है, सूरजमुखी। देखो कॉटन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें पढ़ना होगा। शुगरकेन हमें पढ़ना होगा। कुछ दाल हम देखेंगे, पल्सेस जिसको हम बोलते हैं, उनके बारे में। अब अलग-अलग पल्सेस के बारे में नहीं पढ़ेंगे। पल्सेस को बस एक एक हम ये समझ लेंगे पल्सेस जो है कैसे ग्रो की जाती है, इसके बारे में समझ लेंगे फिर ठीक है? ये समझ में आ गई? अब हमने खरीफ के बारे में समझ लिया, क्लियर बात ये? अब दूसरी जो सीज़न अगर हम बात करें तो वो कौन-सा है? ऐसे लिखा जाता है कि वैसे लिखा जाता है? ठीक है, रबी। अब इसमें देखो, इसमें भी समझते हैं। इसमें भी हम 3 पॉइंट बनाएँगे। इसको क्या किया जाता है? सोन कब किया जाता है? हार्वेस्ट कब की जाती है? और क्रॉप मेजर क्रॉप कौन-कौन सी है? ठीक है? अब अगर हम बात करें इसको सोन की बात की, तो ये अक्टूबर से लेकर ध्यान से रखना, समझना? अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। हेलो? हाँ, अभी बाद में बात हाँ, क्लास ले रहे हैं, अभी बाद बात करते हैं ना? ठीक है। ठीक है? तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक अगर हम बात करें, ठीक है? क्यों दिसंबर तक? तो इसको समझो। मैंने क्या बताया, कुछ रीजन में जो है, जो मानसून रिट्रीट हो रहा है, वो सितंबर से ही शुरू हो जाता है। कुछ जगहों पर अक्टूबर में होता है। तो इसीलिए पूरे भारत में एक समय नहीं है, एक एक जगह नहीं है। उसमें क्या कहा है कि अलग-अलग जगह पर, अलग-अलग समय पर क्या है, इसको हार्वेस्ट या सॉरी सो किया जा रहा है। बात समझ आ रही है बात ये? ठीक है। अब हार्वेस्ट की जब हम बात करते हैं, तो ये हार्वेस्ट कब होगा? तो हार्वेस्ट अगर हम बात करें तो इसको मार्च और अप्रैल के बीच में क्या है, इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है ना? मार्च और अप्रैल के बीच में। कई-कई जगह पर मार्च और कई-कई जगह पर अप्रैल। हुँ। देखो, एक चीज़ समझ लो कि जो हम लोग कहते हैं कि जो चैत का महीना है, चैत होता है मार्च, मेनली मार्च को समझो। जो चैत का महीना होता है ना, वहाँ से हमारे यहाँ क्या है, जब हमारे यहाँ चैत का जो महीना शुरू होता है, उसको माना जाता है भारत में इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग माना जाता है न्यू ईयर माना जाता है। ये जो 1 जनवरी को जो न्यू ईयर मनाया जाता है, ये क्या है, ये वेस्टर्न कल्चर का है। ठीक है? तो ये तो वहाँ मनाया जाता है, लेकिन भारत में जो अगर हम बात करें, जो हमारे यहाँ कैलेंडर होता है, वो होता है जब भी चैत का पहला दिन आता है। अब चैत का पहला मंथ दिन पहला हो सकता है कि मार्च के पहले ही दिन पड़ जाए, हो सकता है मार्च के सेकंड वीक में पड़ जाए, फर्स्ट वीक में पड़ जाए। तो जो चैत का महीना होता है, जब चैत का महीना स्टार्ट होता है, उसी दिन न्यू ईयर मनाया जाता है। तो भारतीय जो न्यू ईयर है, वो चैत के महीने से शुरू किया जाता है। ठीक है ना? इसी के ऊपर मैं जब न्यू ईयर आएगा तो अगर मेरी क्लास होगी, तो मैं आपको एक वो सुनाऊँगा, एक पोएम है, कविता है, जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है कि ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। ठीक है ना? मतलब जो फर्स्ट ईयर जो जनवरी वाला जो नववर्ष है, वो हमें स्वीकार नहीं। ठीक है? ऊपर अगर मेरी क्लास होगी तो मैं आपको सुनाऊँगा कुछ। ठीक है? तो समझ में आ गई बात ये? तो मार्च और अप्रैल, हाँ, बैसाखी तुम कह सकते हो, यही मनाए जाते हैं। ना चैत, बैसाख आते हैं ना महीने 12 ये वाले, नहीं आते? चैत से ही शुरू होता है, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, फाल्गुन, ना ऐसे होता है।
ठीक है। तो अप्रैल मार्च, मार्च अप्रैल हो गया। इसमें मेजर क्रॉप कौन कौन सी होंगी? तो सबसे मेजर तो व्हीट हो गई। अब आप सोचो कि ये जो क्रॉप है, ये क्रॉप कब शो की जा रही है? ठंड का मौसम जब आ रहा है, यानी सूर्य जो है, सन जो है, वो एक तरीके से दक्षिणायन हो चुका है, मतलब कि साउथ की ओर मूव कर चुका, साउथ हेमिस्फीयर में जा चुका है। तो यहां पर क्या है, टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो गया। टेम्परेचर डिक्रीज हो तो कितने तक पहुंच जाता है? लगभग ठंड में अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो भारत, दिल्ली जैसे रीजन में अगर आप देखो तो कभी कभी टेम्परेचर अगर हम देखें तो 4 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। हालांकि ऐसी स्थिति में तो पानी जम जाना चाहिए, लेकिन नहीं जमता। लेकिन अगर हम बात करें तो बहुत कम टेम्परेचर एक्चुअली हम कह सकते हैं कि लगभग अगर एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो 10 से 12 15 के बीच में रहता है। अब इतने टेम्परेचर पे कोई भी क्रॉप शो की जाएगी। तो अब अगर मान लो कभी भी लिखना है कि जो कोई क्रॉप लिख रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्रॉप किस सीजन की है। आपको पता चल गया कि वो खरीफ की है, सॉरी रबी की सीजन है। रबी की सीजन है तो आपको एक आइडिया ये है कि ये जो इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, तो 50 टू 60 डिग्री, 50 डिग्री भी लिख दोगे कोई गलत नहीं होगा। ऐसे पढ़ोगे, ऐसे याद समझोगे, तब जाके क्या है लिख पाओगे। अदरवाइज हर क्रॉप का टेम्परेचर और हर क्रॉप का एनुअल रेनफॉल याद करते रह जाओगे, कब भाई याद नहीं होगा। एक बात समझो, जैसे अगर हम ठंड की मौसम बात कर रहे हैं, अब आप सोचो कि ये जो रबी की क्रॉप है, ठंड में क्या हमारे यहाँ बारिश होती है? कभी कभी, वो भी किस रीजन में हो रही है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आता है, जिसको क्या बोलते हैं? चलो छोड़ो। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से क्या होता है, जो भारत के जो नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, राजस्थान का जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, वहां पर बारिश होती है। और वो भी कितनी बारिश हो जाती है? लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास क्या है, सॉरी 50 डिग्री सेंटीमीटर के आसपास एनुअल रेनफॉल हो जाती है वहां पर। अब 50 डिग्री अगर हम बात करें, 50 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल जो हो रही है, वो उस रीजन में हो रही है। और वहीं पर आप देखो कि वही रीजन है जहां पर क्या किया जा रहा है, जहां पर रबी की क्रॉप बहुत अच्छे से ग्रो की जाती है, क्योंकि ठंडा मौसम वही है। कौन सी कौन सी? हाँ हाँ हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, उसी को तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। याद है ना कुछ कुछ? हाँ ठीक है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, देखो इन जो क्रॉप्स हैं, इन क्रॉप्स के लिए अगर हम बात करें एनुअल रेनफॉल की, अगर हम बात कितनी होगी, तो 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से कम वाले रीजन में। बिल्कुल सही है। आ रही बात समझ में ना? और देखो अब रीजन देखो, अब आप समझो कि ये क्रॉप कहाँ पे कल्टी, अगर इनका रीजन भी देख लें तो कहाँ पे कल्टीवेट होंगी ये रीजन? कहाँ पर ऐसे कौन सा भारत का ऐसा कौन सा रीजन है जहां पर 100 से लेकर हम करें 125 डिग्री सेल्सियस सेंटीमीटर या उससे कम बारिश हो रही, किस रीजन में हो रही है? नॉर्थ ईस्ट के साइड में, सॉरी नॉर्थ वेस्ट के साइड में, जैसे वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, दिल्ली, इन रीजन में। इन रीजन में इतनी बारिश हो रही है तो इन्हीं रीजन में तो ये उगेगी। तो ऐसे ही रीजन भी याद हो जाएंगे। समझ में आई बात ये? तो अब यहाँ पे व्हीट हो गया, व्हीट के साथ यहाँ पर क्या होगा? मस्टर्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है, और क्या हो जाएगा? हम्म, इधर देख लो, व्हीट, बार्ले, ग्राम और मस्टर्ड, ठीक है ना? देखो एक बात समझो, कुछ पल्सेस ऐसी हैं जो खरीफ के सीजन में बोई जाती है, कुछ पल्सेस ऐसी हैं जो रबी के सीजन में। बात समझ में आई? जैसे अगर हम बात करें तो जो तुर की जो दाल होती है, वो साउथ इंडिया में वो खरीफ के सीजन में बोई जाती है, और नॉर्थ इंडिया में वो रबी के सीजन में बोई जाती है। क्यों? बता सकती हो? पैटर्न अलग है, क्योंकि वहां पर जब मानसून रिट्रीट हो रहा होता है तब बारिश होती है, तो जाहिर सी बात वहां पर उस समय बोई जाएगी वो। समझ में आ रही बात ना? तो ये अलग अलग रह रही है, लेकिन इसमें ज्यादा फंसना नहीं है हमें। क्लियर बात है? ठीक। तो हमने दो देख लिए क्रॉप का पैटर्न। अब एक बचा कौन सा तीसरा? जायद। जायद नहीं, जायद बोलते हैं इसको, ठीक है। अब हम जायद की जब बात करेंगे तो ये क्या है, इसकी बात करते हैं। देखो ये शॉर्ट टर्म में बोई जाती है, तो की जाती है शॉर्ट टर्म, मतलब ये क्या होता है जब रबी और या कह सकते हो खरीफ, या सॉरी रबी और खरीफ के बीच में, देखो ध्यान से सुनना, रबी के बीच में और खरीफ के बीच में कुछ टाइम पीरियड ऐसा होता है जो शॉर्ट टाइम पीरियड होता है, जहां पर कुछ समय कोई भी क्रॉप कल्टीवेट नहीं की जाती है। लगभग 2 महीने का समय होता है, मार्च और अप्रैल का मंथ, मई भी हो सकता है, लेकिन मार्च और अप्रैल ये 2 मंथ जो है, कौन से? मार्च
एंड ये अप्रैल जो है, ये 2 मंथ जो होते हैं, ये बेसिकली अगर हम बात करें तो ये खाली होता है, इन दोनों के बीच में। इसी समय क्या है, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए कुछ क्रॉप कल्टीवेट की जाती है। जैसे अगर हम बात करें तो जो भी वेजिटेबल्स हैं, हरी जो सब्जियाँ होती हैं, वो या वाटरमेलन, ठीक है? या खीरा जिसको कह सकते हो, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, हम आज तक उसका इंग्लिश मुझे याद ही नहीं होता, तो इसलिए मैं सीधे खीरा बोलता हूँ उसको, ठीक है? या वाटरमेलन हो गया, ठीक है? वेजिटेबल्स हो गईं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, या एक खरबूज आता है, खरबूज तरबूज है, खरबूज अलग होता है ना? तो वो जो खरबूज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाँ, जो भी हो, यहाँ लिखा होगा। वाटरमेलन और ये खीरा है और ये वेजिटेबल है, ठीक है? समझ में आ गई बात ना? चलो, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए की जाती हैं और इनके लिए ज़्यादा ये प्री मानसून वाला मैंने समझाया ना, प्री मानसून आता है, प्री मानसून में जो बारिश होती है उसी से इसका काम हो जाता है। तो शॉर्ट टर्म में प्री मानसून है और फिर हमने बता दिया कि ये कौन-कौन सी होती है। ज़्यादातर याद रखें कि वाटरमेलन है या जो भी कह सकते हो कि जो भी हम गर्मी के सीज़न हुँ? कम चाहिए होता है, हाँ, ठीक है ना? बात समझ में आ गई है? तो तीनों पैटर्न समझ में आ गया? इसको देखना चाहोगे? तो एक बार देख लो। देख लिया? चलो, कोई डाउट इसमें? नहीं है ना? चलो, ये देखो कुछ इमेजेज़ हैं, देखना चाहो देख लो। ये खरीफ की कुछ इमेजेज़ हैं, ठीक है? और वो राबी की हैं, उसमें गेहूँ और मस्टर्ड है। इधर जायद देख लो, ये इसमें खीरा भी लगा होगा, ठीक है? चलो, आगे बात करते हैं। अब हम कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में बात करें। मैंने बताया कि हर सीज़न की अपनी अलग-अलग मेजर क्रॉप्स है। खरीफ की बात करें, चाहे हम रबी की बात करें या जायद की बात करें। इनकी कुछ मेजर क्रॉप्स हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि जब हम पढ़ेंगे रबी के बारे में या सॉरी खरीफ के बारे में, तो खरीफ क्रॉप में जैसे हम देखेंगे राइस है, शुगरकेन है, जूट है, कॉटन है। ये जो क्रॉप्स हैं, इनके बारे में पढ़ना है। ये मेजर क्रॉप हो गई, किसमें? खरीफ में। राबी की जब हम बात करेंगे, तो राबी में कुछ मेजर क्रॉप्स हैं। जैसे अगर हम बात करें राइस है सॉरी व्हीट है, मस्टर्ड है, ठीक है? इनके बारे में देखेंगे। फिर इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हालाँकि इन्हीं 2 के बारे में पढ़ता है, खरीफ के बारे में तो हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, खरीफ सॉरी जायद के बारे में हमें जो है ज़्यादा नहीं देखना होता, सिर्फ़ हम यही जानना होता है कि कब शॉर्ट टर्म की होती है 2 महीने की, उसी समय की बात हम करते हैं, ठीक है? तो अगर हम मेजरली देखो यहाँ पर कुछ मेजर क्रॉप दिए गए हैं जिनके बारे में हमें बहुत डिटेल से पढ़ना है। जैसे अगर हम बात करें तो राइस है। अब देखो यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर टी दिया है, कॉफ़ी दिया है, ठीक है? और हम अगर हम बात करें तो ये सारी ये 2 जो है इनको तो हमने किसी भी पैटर्न में नहीं पढ़ा, रबी क्योंकि वो प्लांटेशन में आते हैं। बिल्कुल सही है ना? तो हमें क्या देखना है कि राइस के बारे में पढ़ना है, व्हीट के बारे में पढ़ना है, मिलेट्स के बारे में पढ़ना है, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड, कॉटन, जूट। इसी में हमें रबर भी पढ़ना है, ठीक है? ये भी एक इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये अगर हम बात करें इक्वेटोरियल जोन में बहुत अच्छे से होती है, ठीक है? क्योंकि इसको ग्रो करने के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक एनुअल रेनफॉल चाहिए, ठीक है? तो ये कहाँ पर होती है? वहीं पर होती है। इसलिए भारत की अगर हम बात करें तो भारत के जो अंडमान निकोबार जो आइलैंड है, वहाँ पर ही आपको ये क्रॉप मिलेगी देखने। केरला में बहुत छोटे रीजन पे, ठीक है ना? आ रही बात समझ में? तो ये बात हो गई। अब जहाँ पर भी अब देखो केरला में कहाँ होता है? तो जो वेस्टर्न घाट है, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में एनुअल रेनफॉल अगर हम बात करें तो 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। तो यहीं मिलेगी, ठीक है? या नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मिलेगी। क्योंकि वहाँ पर भी कुछ रीजन में 400 से एनुअल सेंटीमीटर से भी एनुअल रेनफॉल ज़्यादा हो रही है। जैसे अगर हम बात करें तो जो चेरापूंजी जो मानसीन है, वहाँ पर लगभग 1120 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है। मैंने एक आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, तब आपसे ही पूछा था, किसी से पूछा था? आपसे ही पूछा होगा, आप भूल गई, है ना? मैंने ये पूछा था कि जो मानसीन राम है, या जिसको चेरापूंजी पहले कहा जाता था, वहाँ पर हाईएस्ट रेनफॉल ही क्यों हो रही है? वहीं पर क्यों हो रही है? अच्छा। आपको पता है? सबसे पहले वहाँ कैसे हो जाती है? क्लाइमेट पता चल रहा है मुझे, क्लाइमेट अच्छे से नहीं पढ़ा है। पढ़ाने से ही मालूम चल रहा है। छोड़ो हटाओ, हम लोग इसी पे आ जाते हैं डायरेक्ट।
मेजर क्रॉप्स पे, ठीक है। तो मेजर क्रॉप्स में सबसे पहले हम देखेंगे राइस के बारे में, ठीक है? समझ में आ गई बात ये? चलो आगे राइस के बारे में समझे। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, किसी भी क्रॉप को पढ़ना है तो 4-5 पॉइंट आपको दिमाग में रखना होगा, कि हमें उस क्रॉप को जब लिखने बैठे, तो हमें 4 से ये 5 जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, वो दिमाग में होने चाहिए और इनको ही लिखना है बस जाके, ठीक है? पहला कोई भी क्रॉप हम जब पढ़ रहे हैं, मान लो मैंने कहा कि ए क्रॉप है, ध्यान सुनना, ये कोई ए क्रॉप है, ठीक है? अब इसमें राइस भी रख लो, व्हीट भी रख लो, कोई भी रख लो, ये ए क्रॉप है। अब इस ए क्रॉप के हमें मान लो फीचर्स लिखने हैं और हमने कह दिया राइट डाउन द फीचर ऑफ राइस, व्हीट या किसी को फीचर लिखने हैं। तो हमें 4 से 4 चीज़ें पहले हमें ध्यान रखना होगा। क्या-क्या याद रखना होगा? क्या लिखना शुरू करेंगे हम? देखो, मान लो मैंने यहाँ पर एक की जगह पर हमने यहाँ पर लिख दिया राइस। ए राइस क्रॉप क्रॉप है। इसमें सबसे पहले हमें याद रखना होगा कि ये किस सीज़न की क्रॉप है। पहला पॉइंट। पहला पॉइंट हमें याद रखना होगा कि ये किस सीज़न की, जैसे हमें पता है ये खरीफ की है, ठीक है? दूसरा हमें इसमें एक चीज़ ये याद रखना होगा कि ये जो क्रॉप है, वो उसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है? जिसमें हम क्या-क्या रख सकते हैं? अगर हम बात करें तो जिसमें हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रख सकते हैं। 2 चीज़ें, रेनफॉल हम अलग से रखेंगे, ठीक है? तीसरा इसमें हमें याद रखना कि एनुअल रेनफॉल कितना है। ठीक? चौथा सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न, ठीक? अब 5वां पॉइंट एक और पॉइंट होता है, वर्ल्ड में कितना रैंक है इंडिया का, वो हर एक क्रॉप में लागू नहीं होता। राइस में है, व्हीट में भी है, शुगर केन में भी है, पल्सेस में भी है, लेकिन हर एक में नहीं है। तो जहां पर है वहां ऐड कर लो इसे, और जहां पर नहीं है बस उनमें इन 4 चीजों को पढ़ना है हमें। हर क्रॉप हर क्रॉप में हर क्रॉप में हमें क्या करना है, हमें यही चीज देखनी है। हमें सीजन कौन सा है ये देखना है सबसे पहले, फिर हमें देखना है कि इसमें क्लाइमेटिक कंडीशन में 2 चीज हमें मेजर देखना है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। जैसे अगर राइस की बात करें तो ये 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर जहां पर होगा वहां पर अच्छे से ग्रो करेगा। इसको जब शो किया जा रहा है तो वहां पर कम टेम्परेचर चाहिए, लेकिन जब ये बड़ी हो रही है तो इसको थोड़ा सनशाइन वाला रीजन चाहिए, ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर। एनुअल रेनफॉल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कम से कम 150 से 200 सेंटीमीटर के आसपास जो एनुअल रेनफॉल है, उस जगह पर जो अगर मैंने बताया कि खरीफ क्रॉप अच्छी होती, खरीफ में राइस भी आ जाती, तो वहां पर रीजन की बात करें तो देखो भारत में कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पर 150 से 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो रही है। कौन सा रीजन है? तो ईस्टर्न यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और सारा उधर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, या ब्रह्मपुत्र का जो मैदान बोल लो, प्लेन जो कहते हो, गंगा का प्लेन जो बोल लो, ये जो रीजन है ना, या अगर हम बात करें तो जहां पर जो वेस्टर्न कोस्ट है, ये जो रीजन है, या जहां पर नदियां बहुत अच्छी हैं, जहां पर नदियां क्या करें सेडिमेंट लेके डिपॉजिट कर दी, कोस्टल एरिया जो है वहां पर, उन रीजन में क्या है आपको राइस अच्छा मिलेगा, क्योंकि राइस को क्या चाहिए, पानी चाहिए। जहां पर अच्छी रेनफॉल हो, या तो जहां पर नदियां अपना कोस्टल इलाका बना रही हैं, उन जगहों पर राइस का क्या है कल्टीवेशन अच्छे से होता है। तो रीजन की अगर हम बात करें तो यही आप लिख सकते हो, ईस्टर्न यूपी, बिहार, झारखंड, है ना, वेस्ट बंगाल, और हम बात करें उड़ीसा का कुछ रीजन है, ब्रह्मपुत्र प्लेन है, ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट, ये जो रीजन है ये राइस के लिए, ऐसे याद रखना है। अभी मैं आपको एक बेल्ट भी बना दूंगा कि राइस और व्हीट और जो मेजर जो क्रॉप है वो कैसे हमें याद रखें, वो किन रीजन में है। तो मैं एक बेल्ट बना दूंगा, उस बेल्ट के अकॉर्डिंग आपको सारी क्रॉप्स याद हो जाएंगी, ठीक है ना बात? तो हमें मेनली क्या है, ये 4 चीजें याद रखनी, तो लिख लो कि हर क्रॉप को पढ़ते समय हमें ये 4 चीजें याद रखनी है बस।
हो गया? अब देखो हम पढ़ते हैं राइस को। अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि कौन से सीज़न के, तो आप देख पा रहे हो, खरीफ, ठीक? फिर मैंने कहा कि इट टेम्परेचर यानी क्लाइमेटिक कंडीशन की अगर हम बात करें, देखो इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक इन जो खरीफ की जितनी भी क्रॉप होती है उनको यही टेम्परेचर चाहिए, ठीक है? इसीलिए आप ये देखोगे ये ट्रॉपिकल रीजन के पास में होंगी, सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलेंगी और आपको दुनिया में कहीं पर जो क्रॉप है या तो ट्रॉपिकल रीजन के पास में, ट्रॉपिकल रीजन के पास में, या तो सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलेंगी, ठीक है? दूसरी बात देखो, ह्यूमिडिटी यहाँ पर बहुत अच्छी चाहिए क्योंकि बारिश होगी, नदी का पानी होगा, तब यहाँ पर ह्यूमिडिटी अच्छी होगी, हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ जगहों पर, जैसे अगर हम ब्रह्मपुत्रा बात रीजन बात करें, जैसे अगर हम बात करें गंगा का जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है, गंगा प्लेन है, वहां पर लगभग 150 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश वाले रीजन में भी ये ग्रो की जा रही है। और कुछ जगहों पर क्या है, जैसे वेस्टर्न कोस्ट है, सॉरी ईस्टर्न कोस्ट है, इन जगहों पर 100 सेंटीमीटर के आसपास साल में वर्षा हो रही है, तो यहाँ पर भी ये क्या है, ग्रो की जा रही है। तो अबव 100 सेंटीमीटर, दो 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वाले रीजन में भी हो रही है, 150 सेंटीमीटर वाले रीजन में भी हो रही है एनुअल जहां रेनफॉल हो रही है, और 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल जहां पर वहां पर भी हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो अबव 100 का मतलब समझ में आ रहा है क्या कह रहा है कि 100 से अधिक सेंटीमीटर जहां बारिश हो रही है, एनुअल रेनफॉल हो रही है, 150 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल जहां हो रही है, और 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल जहां पर हो रही है, वहां पर राइस का कल्टीवेशन बड़े आराम से किया जा रहा है। और जैसे ही 200 सेंटीमीटर से अधिक एनुअल रेनफॉल हो रही है, वहां पर राइस का कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, वहां पर वो है क्रॉप, कौन सी क्रॉप का कल्टीवेशन किया जाएगा, रबर जैसी या जूट जैसी। क्लियर हुई बात ये? जैसे अगर हम बांग्लादेश की बात करें या वेस्ट बंगाल के वेस्टर्न वाले इलाके में बात करें, तो वहां पर क्या है, जूट का कल्टीवेशन, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। हम चाइना के बाद दूसरे नंबर पर, ठीक है, राइस का। अब एक बात याद रखना, राइस के कल्टीवेशन में भारत का कौन सा स्टेट नंबर 1 पर है? बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेटिक कैसे, देखो अब इसको क्या चाहिए, देखो और मैं बता दूं, राइस कल्टीवेशन के लिए एक तो एलुवियल सॉइल चाहिए। रीजन ऐसे भी याद रख सकते हो कि एलुवियल सॉइल जहां जहां मिल रही है, वहीं वहीं राइस कल्टीवेशन भी होता है। कहाँ मिल रही है एलुवियल सॉइल? तो ब्रह्मपुत्रा प्लेन, गंगा प्लेन, ये दोनों रीजन हो गया। ईस्टर्न कोस्ट जहां पे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियां क्या है, जहां पर डेल्टा फॉर्म कर रही हैं। वेस्टर्न कोस्ट में भी है, जहां पर क्या कहते हैं, हम बात करेंगे अगर, तो ये नर्मदा और तापी जो रिवर है, इनके जगह पर यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यही रीजन है जहां पर क्या किया जा रहा है, राइस का कल्टीवेशन भी अच्छा हो रहा है। बात समझ में आ रही? जहां पर एलुवियल सॉइल अच्छी है, वहीं पर राइस का कल्टीवेशन भी अच्छा हो रहा है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो, इट इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। कौन सा नॉर्थ वाला प्लेन कौन सा हो जाएगा? तो गंगा प्लेन। और नॉर्थ ईस्ट प्लेन कौन सा हो जाएगा? और देखो कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया में कौन सा? वेस्टर्न और ईस्टर्न। ज्यादातर ईस्टर्न वाला पार्ट है। देखो वेस्टर्न जो पार्ट है वो हिली एरिया थोड़ा सा, सिर्फ आपको कुछ जगह पर, जहां पर कहां पर दिखेगा, तो जैसे जो नर्मदा का जो एरिया है, पास बेसिन वाला जो एरिया है, तापी का जो बेसिन वाला एरिया, वहां पर आपको क्या है, कोस्टल इलाका मिलेगा। लेकिन बाकी जो हिली एरिया, लेकिन जो ईस्टर्न कोस्ट है, वहां पर क्या है, बहुत डेल्टा फॉर्म है। वहां पर जो रिवर है वो अपना सेडिमेंट डिपॉजिट करें, तो इसी वजह से जो ईस्टर्न कोस्ट है जो काफी ब्रॉड भी है, काफी चौड़ा भी, और वहां पर खेती की भी जा रही है, ठीक है ना? तो जैसे अगर हम बात करें कावेरी वाला जो रीजन है, उसको राइस बाउल भी कहा जाता है। जो कावेरी का जो रीजन होता है, वहां पर राइस का बहुत अच्छा, साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा जो राइस का कल्टीवेशन हो रहा है, वो कावेरी डेल्टा पे हो रहा है, ठीक है ना? समझ आ रही बात? तो ये अपने कोस्टल एरिया एंड द डेल्टिक रीजन। बात समझ में आ गई? तो रीजन कौन कौन से, अब देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कैसे याद रखना है। तो जैसे अगर हम बात करें, तो हम इंडिया बनाते हैं, भारत, प्यारा भारत बनाते हैं हम लोग अपना, ठीक है? ये भारत की बात करें, ठीक है? अब यहां पर देखो, अब जैसे भारत की बात करें, तो ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ठीक है, ये जो रीजन है,
ये जो रीजन है ना, इस पूरे रीजन में राइस का कल्टीवेशन होगा। अब यहाँ पर देख लो, इसके अंदर वेस्ट ईस्टर्न यूपी भी आ जाएगा, बिहार भी आ जाएगा, वेस्ट बंगाल भी आ जाएगा, ब्रह्मपुत्रा प्लेन भी आ जाएगा, ठीक है। उसमें असम वाला एरिया भी, असम पूरा असम में ब्रह्मपुत्रा प्लेन फैला हुआ है। इधर आपको ईस्टर्न को कोस्ट भी दिख जाएगा, या डेल्टिक रीजन भी है, ये पूरा दिख जाएगा, और वेस्टर्न रीजन भी दिख जाएगा। इन्हीं जगहों पर आप अगर हम बात करें तो यहाँ पर राइस का कल्टीवेशन अच्छा हो रहा है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये क्लियर होगी राइस के बारे में। चलो अब हम देखते हैं व्हीट के बारे में। व्हीट कैसी क्रॉप है, पहला पॉइंट। दूसरा, सीजनल उसका क्या है, मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी चाहिए उसके लिए। मैं इसकी बात कर रहा हूं। देखो अब यहां पे देखो, इट रिक्वायर अ कूल ग्रोइंग सीजन। जैसे देखो हमने क्या कहा कि ये सितंबर टू अक्टूबर से ग्रो करना शुरू हो जाता है इसको, किसी किसी रीजन में। अब यहां पर क्या होता है, हल्की हल्की ठंड शुरू हो जाती है, अभी आपने देखा सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। और यहां पर हल्की हल्की धूप भी रहती है, ठीक है। तो एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ रिपेयरिंग, यानी जब इसको काटना होता है उससे पहले इसको पकने के लिए क्या है, बहुत अच्छी धूप चाहिए होती है। इसीलिए आप देखो फरवरी और मार्च में अच्छी धूप होती है, फिर अप्रैल में क्या है हम इसको काटते हैं। समझ में आई बात ये? तो इसके लिए रिक्वायरमेंट की बात समझ में आ गई। ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं चाहिए, टेम्परेचर कम चाहिए। कितना टेम्परेचर, तो शुरू में जब हम कर रहे हैं तो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो, या 15 डिग्री 16 डिग्री टेम्परेचर ग्रो के फेज में। लेकिन जब इसको हम काटने जा रहे हैं तो अच्छा टेम्परेचर होना चाहिए, सनशाइन वाला रीजन हो, हल्की धूप होनी चाहिए, तब ये पक जाते हैं इसके बीच, ठीक है। अब देखो एनुअल राउंडफॉल का, इट रिक्वायर 50 टू 75 डिग्री सॉरी सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, ठीक है। अब यहां पर एक चीज समझो, मैंने आपसे क्या कहा कि भारत के कौन से रीजन ऐसे हैं जहां पर 50 टू 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल हो रहा है, नॉर्थ वाल। अब देखो यहां पर मैं आपको यहां पहले पढ़ देता हूं, इविडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन। इसको पॉइंट को समझते हैं पहले, तो कहां बनाया मैंने, ये देखो। अब यहां पर आप आ जाओ, अब हम रीजन जैसे हमें याद करना है, तो देखो एक चीज और समझना है कि यहां पर पानी भी चाहिए अच्छा खासा, और रीजन और एलुवियल सॉइल भी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी सॉइल पे आप उसको ग्रो कर सकते हो। तो पंजाब वाला रीजन आ जाएगा, ठीक है। पंजाब के बाद हरियाणा वाला रीजन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद राजस्थान का जो वेस्टर्न वाला इलाका, ये तो ईस्टर्न राजस्थान है, ये वेस्टर्न वाला राजस्थान इलाका आ जाएगा। ईस्टर्न यूपी आ जाएगा, ठीक है। सॉरी सॉरी ईस्ट वेस्टर्न यूपी आ जाएगा, ठीक है। वेस्टर्न यूपी में कुछ एमपी का रीजन भी आ जाएगा, ऊपर वाला नॉर्थ वाला रीजन आ जाएगा। अब ये रीजन कौन सा है, ये रीजन वो है जहां पर एनुअल रेनफॉल जो है 50 टू 75 सेंटीमीटर हो रही है हर से। क्यों? क्योंकि एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आता है भारत में, तो वो ठंड के मौसम में दिसंबर के महीने में, दिसंबर और जनवरी के महीने में क्या बारिश करा देता है इन रीजन में, यहाँ पर बारिश हो गई। दूसरा, यहाँ पर टेम्परेचर भी कम रहता है। अगर आप देखो तो पूरे साल भर अगर हम बात करें तो जो हिमालयन रीजन है वहां पर टेम्परेचर हमेशा कम रहता है। जैसे आप उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश यहाँ चले जाओ तो टेम्परेचर हमेशा नॉर्थ इंडियन प्लेन के अगर हम कंपेरेटिवली देख लें तो वहां पर कम होता है ना। इसीलिए क्या होता है, बहुत सारे लोग गर्मी के मौसम में हिल एरिया पे जाते हैं, है ना। अंग्रेज भी जब यहाँ भारत में रहते थे तो वो 3-4 महीने जब ठंड का मौसम होता था तो वो नॉर्थ इंडिया में रहते थे, उनकी राजधानी यहाँ रहती थी। और जैसे ही गर्मी आता था वो श्रीनगर भाग जाते थे। सारे अंग्रेज वहीं रहते थे। शिमला समझौते या उमझौते सब वहीं होते थे, इसलिए शिमला वहीं है ना हिमाचल प्रदेश में। तो ये वाला रीजन है। अब इन रीजन में क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर भी कम होगा, पहली बात। दूसरा, एनुअल रेनफॉल भी कम है। तो इन्हीं रीजन में क्या होगा, क्रॉप को क्या है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? चलो अब यहां पर देखते हैं और आ जाओ। अब देखो, द गंगा एंड सतलुज प्लेन इन द नॉर्दर्न वेस्ट एंड द ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन आर टू मेन wheat growing zone in इंडिया। बात समझ में आ गई? अब देखो यहां पर द गंगा एंड सतलुज प्लेन्स, ये कहां पर है गंगा और सतलुज प्लेन, इधर गया, पंजाब हरियाणा। गंगा, इसलिए मैंने बोला ना कि जो गंगा जो प्लेन है, उस गंगा प्लेन को 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक तो ईस्टर्न गंगा प्लेन, एक वेस्टर्न गंगा प्लेन। ईस्टर्न गंगा प्लेन जो होता है, वहां की जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा, उसमें एक्चुअली फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है उसकी, तो वहां पर आप अच्छी कोई भी फसल ग्रो कर सकते हो, राइस का कल्टीवेशन वहां अच्छी कर सकते हो। लेकिन जो वेस्टर्न वाली जो गंगा प्लेन होता है उसमें बेसिकली अगर हम बात करें, उसमें पानी की मात्रा कम होती है, उसमें फर्टिलिटी थोड़ी सी कम होती है, इतना भी कम नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर तो बारिश भी कम हो रही है, तो यहां पर हम बात करते हैं तो इसी वजह से यहाँ पर
ये वाली क्रॉप क्या है, क्रॉप ग्रो की जाती है, ठीक है। तो जो सतलुज वाला रीजन, जैसे सतलुज की अगर हम बात करें तो वो सतलुज जो रिवर है कहाँ से निकलती है? बहुत सही। कहाँ से ओरिजिन हो रही है जरा बता मुझे? कैसे जाती है? हाँ, फोटो तुम बनाओ जरा उसको वहाँ पे, अभी बनाओ। चलो ठीक है, मान लिया। ठीक है, मानसरोवर लेक। ठीक है, ठीक है। इधर देखो। अब क्या? हाँ, सही है, सही है, सही है। ये यहाँ पर एक मानसरोवर लेक है, उसी के पास से यहाँ से ये रिवर ऐसे निकलती है। सितकला एक पास है यहाँ भारत में, पास है सितकला। सितकला पास से क्या है वो भारत में एंटर करती है और भारत में एंटर करते हुए वो उत्तराखंड, हिमाचल ऐसे होते हुए पंजाब में आती है, ठीक है? और इसी को बोलते हैं सतलुज, गंगा सतलुज प्लेन बोलते हैं और इन रीजन में क्या है मैं कह रहा हूँ कि राइस का कल्टीवेशन अच्छा होता है, ठीक है ना? क्लियर बात ये? समझ में आ गई बात ये? चीज़ें भूलो मत पिछली चीज़ें, ठीक है? भूल जाओगे तो फिर दिक्कत होगी। समझ में आ गई? तो इसका मेन ग्रोइंग सीजन कौन सा है? तो आप हमेशा लिख सकते हो कि हमेशा याद रहेगा कि जो नॉर्थ वेस्ट के जो स्टेट है हमारे, उसमें भी वेस्टर्न राजस्थान, पूरा राजस्थान मत जोड़ देना, क्योंकि जो सॉरी ईस्टर्न राजस्थान है, वेस्टर्न राजस्थान में व्हीट का प्रोडक्शन नहीं होता है, ध्यान रखना है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पर अगर हम बात करें तो डेजर्ट सॉइल होती है, ठीक है, एरिड सॉइल होती है। दूसरा रीजन वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से राइस का कल्टीवेशन हम नहीं कर सकते, सॉरी व्हीट का कल्टीवेशन हम नहीं कर सकते। दूसरा, व्हीट को कम से कम क्या है, अच्छा एक रेनफॉल भी चाहिए, 50 सेंटीमीटर से लेकर 75 डिग्री सॉरी सेंटीमीटर के आसपास एनुअल रेनफॉल चाहिए। अब वो भी यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर तो लेस होता है। लेस कितना होता है? तो 50 सेंटीमीटर से लेस होता है रेनफॉल, यहाँ एनुअल रेनफॉल जो है 50 सेंटीमीटर से भी लेस है। तो यहां पर तो कर नहीं कर सकते हम चलिए। तो और हम क्या कर रहे हैं फिर, ईस्टर्न राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, मैंने बताया कि एमपी का जो मालवा वाला जो रीजन है वहां पर, गुजरात में जहां पर भी ब्लैक सॉइल है वहां पर क्या कर रहे हैं हम, इस क्रॉप का क्या है कल्टीवेशन कर रहे हैं, ठीक है बात? क्लियर होगी बात ये? तो हमने देखो मैंने कहा कि 4-5 पॉइंट हमें याद रखना है। एक तो किस सीजन की क्रॉप है, क्लाइमेटिक कंडीशन में हमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के बारे में देखना है, फिर हमें एनुअल रेनफॉल देखना है और किस रीजन में हो रही है ये देखना है। इसी से क्या है, चार सारे इन 4 पॉइंट से क्या है सारी क्रॉप्स आराम से हम पढ़ लेंगे और हमें पॉइंट याद भी हो जाएंगे, ठीक है ना? क्लियर बात ये? चलो अब मेज की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो मेज क्या कर रहा है, इट इज अ खरीफ क्रॉप, लेकिन एक चीज याद रखना है, ये खरीफ क्रॉप जरूर है लेकिन इसके लिए क्या है, अगर हम बात करें तो ज्यादा फर्टिलाइज सॉइल की जरूरत हमें नहीं पड़ती। ज्यादा जिस सॉइल में ज्यादा प्रोडक्टिविटी है उसमें हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती। इसमें हम ओल्ड जो एलुवियल सॉइल है या जिसको हम बांगर कह सकते हैं, उसमें क्या है, इसे हम अच्छे से क्रॉप क्या इसे हम कल्टीवेट कर सकते हैं। दूसरी बात, इस क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए ज्यादा रेनफॉल की जरूरत भी नहीं पड़ती। 100 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल जिस जगह पर हो रही है वहां पर हम क्या कर सकते हैं, एनुअल रेनफॉल जहां पर हो रही है वहां पर हम इसको कल्टीवेट कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। क्योंकि इसको ग्रो करने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, लगभग 21 कहता है और 27 डिग्री से अराउंड क्या है यहाँ पर टेम्परेचर होना चाहिए। और इतना भारत में टेम्परेचर कहाँ है? तो देखो सारी कंडीशन एक साथ होनी चाहिए। देखो पहली चीज ये होना चाहिए, दूसरा 100 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होनी चाहिए, ठीक। अब ये जो रीजन ये कहां पर है भारत में? मार पड़ेगी तुमको। क्यों सर? हाँ, क्या बिहार में मैंने बताया कि 100 सेंटीमीटर होता है बारिश? तो फिर वो सच में मार पड़ेगी। इधर सुनो, तुम ध्यान से सुना करो पहले तो। भाई 100 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल जो है वो भारत में वेस्टर्न वाले इलाके में हो रही है। जो ईस्टर्न वेस्टर्न यूपी है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, राजस्थान का वेस्टर्न वाला जो ईस्टर्न वाला इलाका वहां पर 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। अरे
ये राजस्थान है, राजस्थान के बीच में अरावली रेंज है, ये वेस्टर्न पार्ट है, ये ईस्टर्न पार्ट है, दोनों ही जगह अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है। यहां पर लेस देन 50 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही है, यहां पर 100 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही है, क्या फर्क नहीं है दोनों में? तब फिर अब समझ में आया? थोड़ा दिमाग खोल के बैठा करो, ठीक है? तो दोनों, एक तो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, दूसरा 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होनी चाहिए, तीसरा जहां पर ओल्ड एलुवियल सॉइल हो। ओल्ड एलुवियल सॉइल का मतलब होता है, एक तरीके से हम कह लें कि बांगर, बांगर यही होता ना, ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है ना, नॉर्थ इंडियन प्लेन पढ़ा ना? हम्म तुमको सब याद करा दूंगा मैं जब जब पढ़ाऊंगा ना, तो सारी चीज रिवाइज करा दूंगा 9th की। हाँ बताओ। वो भाबर होता है, वो भाबर अलग है। भाबर, तराई, बांगर, खादर, ये भाबर जो तुम कह रहे हो वो अलग चीज होती है, ये बांगर होता है। हाँ 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 हाँ, बस यही तो बताना, और क्या बताना। हाँ बस 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 वही बताना है। हाँ ये दूर वाली दूर वाली का मतलब ये है, देखो यहाँ पे जैसे ये रिवर होती है, ध्यान से देखना, ठीक है? ये रिवर है, ठीक है? अब जैसे क्या होता है कि मार्च के और मार्च अप्रैल में टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से क्या होता है कि जो रिवर है ना, वो बहुत सिंक हो जाती है, जो पानी कम हो जाती है, तो पानी बहुत सिंक हो गया। लेकिन वही जब जून में, जुलाई में जब बारिश होती है, तो फिर क्या होगा, रिवर फ्लो कर जाती, बहुत भर जाएगी, ओवरफ्लो हो जाएगा। अब ओवरफ्लो होगा तो क्या होगा, वो ये जब रिवर कोई आ रही होती तो अपने साथ सेडिमेंट लेकर आ रही होती, अब वो क्या करेगी, यहां पर मान लो यहां फ्लो कर गई, ओवरफ्लो का मतलब इस तरफ चली गई, उसका कोस्टल इलाका ये था मेनली, लेकिन यहां तक फ्लो कर गई। अब जब यहाँ फ्लो करेगी तो यहाँ क्या करेगी, सेडिमेंट लेकर आएगी, डिपॉजिट कर देगी। अब जब फ्लो फिर मार्च अप्रैल में सिमट के कम हो जाएगी, अब ये जो पानी तो वापस चला जाएगा, लेकिन मिट्टी वहीं पड़ी रह जाएगी, इसको बोलेंगे न्यू एलुवियल। जो हर साल बाढ़ अपने साथ फ्लड के साथ पानी लेकर, मिट्टी लेकर, सेडिमेंट लेकर आ रही, उसे हम कहते हैं न्यू एलुवियल। लेकिन यही मिट्टी यहाँ पड़ी रहेगी, बाद में हवा चलेगी, और भी जो एजेंट होते हैं वो इस मिट्टी को बहाकर कहीं और ले जाएं। या ऐसा भी होता है कभी कभी कि मान लो किसी साल फ्लड इस रीजन तक चला गया, ध्यान सुनना, इस रीजन तक चला गया, दूसरे साल फ्लड सिर्फ यहीं तक आया, पानी का कोस्टल अलग यहीं तक गया, अब ये जो बाकी इलाका है यहाँ पर नई सॉइल नहीं आ पाई, तो ये क्या हो जाएगी, बाद में पुरानी, जिसको ओल्ड बोल देंगे। जहां पर हर साल जो रिवर है अपने बाढ़ का पानी लेकर नहीं पहुंच पा रही है, फ्लड का जो पानी लेकर नहीं पहुंच पा रही है, तो वहां पर सेडिमेंट भी डिपॉजिट नहीं होगा। अब जब हर साल सेडिमेंट डिपॉजिट नहीं होगा, तो जो एक मान लो एक साल हुआ, मान लो एक साल हुआ, फिर क्या हुआ, फिर अब सेडिमेंट फिर दोबारा फ्लड वहां तक नहीं पहुंचा, मान लो यहीं तक पहुंचा, तो यहां पर जो सॉइल पड़ी है ना, वो ओल्ड हो जाएगी। जो हर साल जो आ रहा है पानी के साथ जो सेडिमेंट, वो न्यू होता है। और जो एक साल के बाद वहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है किसी रीजन की वजह से, या मिट्टी एजेंट किसी एजेंट की वजह से बह कर कहीं और चली जा रही है, और वो पड़ी हुई है, तो उसको ओल्ड बोल देते हैं। क्लियर बात ये? ये आपने उसमें पढ़ा होगा, नॉर्थ इंडियन प्लेन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ाया जाता है, ठीक है? हाँ ध्यान रखना। अब हम मेज की बात कर रहे थे, तो मेज का मैंने बता दिया कौन कौन से, तो देखो यहाँ पर पहले देखो, इट इज अ खरीफ क्रॉप। क्यों कह रहे हैं, ये बात समझ में आ गई? क्योंकि टेम्परेचर कितना है, 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पाया जाता है, और ये खरीफ में ही होता है इतना, जब धूप जब गर्मी होती है उसी समय होता है इतना टेम्परेचर, ठीक है? और एक बात ये भी याद रखना है, ये जो क्रॉप है, ये राजस्थान की वेस्टर्न वाले इलाके में, वो सॉरी ईस्टर्न वाले इलाके में क्या है, की जा रही है, ठीक है? वेस्टर्न वाले इलाके में नहीं हो रही, बहुत कम जगह पर यहाँ पर होती है। तो अब यहाँ पे देखो, इट रिक्वायरमेंट टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड ग्रो वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल। क्लियर बात ये? अब यहां पर देखो, इट इज यूज टू बोथ एज फूड एंड फूडर, मतलब क्या है, हाँ कैटल्स के लिए भी होता है, ठीक है ना? अब देखो, ध्यान सुनना, यहां पर कह रहा है कि मेजर मेज प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग स्टेट आर कर्नाटका, ध्यान सुनना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है।
देखो एक चीज समझना, इसमें ज्यादातर जो स्टेट अगर हम बात करें तो कर्नाटका, जैसे कर्नाटका और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। क्यों है? रीजन भी यहां पर समझो कि यहां का जो टेम्परेचर, जो साउथ इंडिया, जो ध्यान सुनना मेरी बात को, जो साउथ इंडिया है उस साउथ इंडिया में एनुअल जो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो वो लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमेशा ही रहता है। कभी भी यहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे कभी नहीं जाता। इवन यहां मैं बता दूं आपको, इवन 22 डिग्री सेल्सियस से नीचे कभी नहीं जाता। यानी टेम्परेचर अगर हम बात करें, चाहे ठंड का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, यहां पर टेम्परेचर अप्रॉक्स 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये सी के निकट आते हैं, तो उस वजह से यहां पर टेम्परेचर हमेशा वैसा बना होता है। इसीलिए यहां पर क्या है, जो मेज है ना, यहां पर कल्टीवेट आराम से कर ली जाती है। ठीक है, और यहां पर क्योंकि आपको ये भी पता है कि इस रीजन में 100 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही है, क्योंकि यहां पर बारिश कब होती है, तो जब मानसून रिट्रीट होता है, और जब मानसून रिट्रीट होता है तभी बारिश होती है। तो यहां पर 100 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। क्लियर बात ये? ठीक है, तो ये रीजन याद रहेंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में भी कौन सा रीजन है, तो वेस्टर्न वाला, हर जगह नहीं, याद रखना। ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पर मेज के बारे में क्लियर हो गया। ठीक है, कुछ डाउट नहीं? हाँ चलो, हाँ वहां पर बारिश कितनी हो रही है, कम। तो कहां से हो जाए, वहां पर एलुवियल सॉइल है कोई, तब फिर सारी चीजें दिमाग में रखो। क्या चल रहा है? अब याद हो गया ना? देखो मैं आपको बता दूं, ऐसे पढ़ के मैं चाहता तो पढ़ा के चला जाता और आपको सारी चीजें समझ में भी आता, लेकिन मैं एक बार ये कह रहा हूँ कि फिर आप सारी क्रॉप में खोज खोज कर जाते, याद नहीं रहता और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता आपका। ठीक है ना? फिर क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते कि किसमें टेम्परेचर ज्यादा है, किसमें रेनफॉल ज्यादा है। ये कंफ्यूज, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों की, क्रॉप तो सबको पता है कि ये क्रॉप है, लेकिन उसे फीचर जब लिखने को बोल दूं ना, तो सब उल्टा, राइस का वहां लिख देंगे वीट में और वीट का राइस में लिख देंगे। वो रीजन, ये ही रीजन होता है कि फिर कंफ्यूजन बन जाती है। तो एक बार थोड़ा सा मन लगा के पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो। इसीलिए मैं हर एक चीज को बहुत बारीकी से बताता हूँ। एकदम बारीकी से बताने का रीजन मेरा यही होता है कि आपके दिमाग में हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर ये रीजन है तो ये क्यों है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री है, तो ये भारत के हर रीजन में होना होना चाहिए, क्रॉप उगानी चाहिए क्रॉप, लेकिन हर जगह नहीं हो रही। रीजन बीइंग कि यहाँ पर ये भी एक बात बोल रहा है कि 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होनी चाहिए। दूसरा, ओल्ड एलुवियल सॉइल होनी चाहिए, तो भारत के हर रीजन में ओल्ड एलुवियल सॉइल नहीं मिलेगी। हर रीजन में 100 सेंटीमीटर से कम बारिश नहीं होगी एनुअल रेनफॉल। ठीक है ना बात? हम्म, चलो अब पल्सेस की बात करेंगे। देखो पल्सेस के बारे में, क्या हुआ, टाइम हो गया क्या? ठीक है, नहीं नहीं आ जाओ चलो, अब इसके आगे हम लोग कल कर लेंगे, है ना? और लेकिन एक बात सुनो, घर पे जाके क्या, हाँ रिवाइज कर लेना, ठीक है? वो, हाँ ठीक है। थैंक यू।